आज का लेक्चर इज़ ऑल अबाउट रिन्यूअल ऑफ द बिल पार्ट पेमेंट विथ इंटरेस्ट। रिन्यूअल ऑफ द बिल पार्ट पेमेंट विथ इंटरेस्ट। तो हम पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हम? नया कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट का नाम है रिन्यूअल इंटरेस्ट एंड पार्ट पेमेंट। रिन्यूअल इंटरेस्ट एंड पार्ट पेमेंट। रिन्यूअल इंटरेस्ट एंड पार्ट पेमेंट। रिन्यूअल क्या होता है? रिन्यूअल आपको पता है, किसी चीज़ को रिन्यू करना मतलब वापस से क्रिएट करना, रिक्रिएट करना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में रिन्यूअल का मतलब क्या होता है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज में रिन्यूअल का मतलब बेसिकली पुराना बिल को कैंसिल करो और न्यू बिल को क्या करो, उसके इंस्टेड रिन्यू करो। तो उसमें क्या क्या चेंजेस होगा? फॉर एग्जांपल अमाउंट का चेंजेस हो सकता है, पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। ड्रॉई ने बोला कि मैं अभी आपका पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, मुझे नया टाइम चाहिए। फॉर दैट रीज़न बिल पुराना वाला कैंसिल करना पड़ेगा और नया बिल रिन्यू करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में सोचते हैं, एग्जाम्पल में अंडरस्टूड करते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल में, लेट्स सी ड्रॉवर एंड ड्रॉई है। ड्रॉवर एंड ड्रॉई। लेट्स सी वी हैव ड्रॉवर एंड ड्रॉई। तो ड्रॉवर को क्या बोलते हैं आपको पता ही, ही इज़ अ सेलर। एंड ड्रॉई क्या होता है? बायर होता है। ड्रॉई क्या होता है? बायर होता है। तो सेलर ने गुड्स सोल्ड किया होता है ड्रॉई के पास, ड्रॉई ने क्या किया होता है? परचेस किया होता है। परचेस एंड सेल। फॉर दैट ड्रॉई क्या करता है? बिल इशू करता है। क्या? ड्रॉन एंड इशू करता है। बिल ड्रॉ एंड इशू करता है किसके ऊपर? ड्रॉई के ऊपर। तो ड्रॉई क्या करता है? उसे एक्सेप्ट करके किसको रिटर्न करता है? ड्रॉवर को। तो अल्टीमेटली अब बिल किसके पास है? ड्रॉवर के पास। ड्रॉवर के पास। तो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं इस बिल का अमाउंट है 20,000 रुपीज़। इस बिल का पीरियड है 3 मंथ। तो बिल का अमाउंट है 20,000 रुपीज़। आज बिल इशू हुआ, डेट ऑफ बिल, DOB मतलब डेट ऑफ बिल, आज की डेट पे इशू हुआ, दैट इज 7th of July 2020। तो 7th of July 2020 को ये बिल इशू हुआ, डेट ऑफ बिल ड्रॉ करके एक्सेप्ट करके इन्होंने दे दिया किसके पास? अभी ड्रॉवर के पास है ये बिल। इस बिल का पीरियड जैसा मैंने अभी कहा कि 3 मंथ्स है। इस बिल का अमाउंट है 20,000। तो बताओ इस बिल का ड्यू डेट क्या होगा? तो आइडियली इस बिल का ड्यू डेट आना चाहिए 3 मंथ आफ्टर, दैट इज़ 3 मंथ ऐड होगा जुलाई में, तो कितना हो जाएगा? अक्टूबर। तो 7th October इज़ आवर नॉमिनल ड्यू डेट। 7th October इज़ आवर नॉमिनल ड्यू डेट। अब इसमें 3 डेज़ ऐड कर देंगे। 3 डेज़ ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? 10th October, दैट इज़ आवर लीगल ड्यू डेट। तो इस डेट पे पेमेंट करना होगा। किसको पेमेंट करना होगा? ड्रॉई को पेमेंट करना होगा। किसको? ड्रॉवर को। ऐसा हमारा नॉर्मल सिनेरियो होता है, नॉर्मल सिचुएशन होता है। बट द मोमेंट ड्रॉवर ऑन ड्यू डेट वेन टू ड्रॉई, जब वो ड्रॉई के पास जाता है ड्यू डेट पे बिल के पेमेंट लेने के लिए, तो ड्रॉई पेमेंट लेने के लिए मना कर देता है फॉर सम रीज़न। तो पेमेंट देने के लिए मना कर देता है फॉर सम रीज़न। तो उसके अगेंस्ट वो क्या करता है? उसके अगेंस्ट वो रिक्वेस्ट करता है। किसके लिए रिक्वेस्ट करता है? रिन्यूअल के लिए मतलब नया बिल चाहिए उसको, कि भाई ये बिल कैंसिल करके मुझे नया बिल दो। अब ऑब्वियस है, नया बिल होगा तो नया पीरियड होगा, अमाउंट सेम हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। तो उसे एक्सटेंड क्रेडिट पीरियड चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे डेट आया और यहाँ पे बिल अभी क्या होगा, ये वाला कैंसिल करना पड़ेगा उसे नया रिन्यूअल करने के लिए इस बिल को कैंसिल करना पड़ेगा, और इस बिल को कैंसिल करने के बाद फिर नया बिल इशू करना पड़ेगा। अब ये इतना ईजिली हो जाता तो प्रॉब्लम क्या थी इसमें? अगर ये इतना ईजिली हो जाता तो इंटरेस्ट एंड पार्ट पेमेंट क्यों आता? तो जैसा कि जब ड्रॉई उसके इधर प्रस्ताव रखेगा, जब ड्रॉई अपना रिक्वेस्ट ड्रॉवर के पास रखेगा कि भाई मेरे पास पेमेंट नहीं है, मुझे नया बिल दो रिन्यू करके और नया क्रेडिट पीरियड दो, तो उसके लिए
उसके लिए ड्रॉवर भी एक कंडीशन रखेगा, उसके लिए ड्रॉवर भी एक कंडीशन पुट करेगा। अब वो कंडीशन क्या होगा कि भाई साहब आप मुझे 20,000 का बिल है, आप मुझे 5,000 अभी दे दो और रिमेनिंग 15,000 का मैं आपको नया बिल दूंगा। बट एक और कंडीशन है, आपको नया बिल मिलेगा तो आपको नया क्रेडिट पीरियड मिलेगा, आपको नया मोहलत मिल रहा है ना, मोहलत मिल रहा है पेमेंट करने के लिए। तो नया क्रेडिट पीरियड जब मिलेगा, नया क्रेडिट पीरियड मिलेगा तो उतने क्रेडिट पीरियड का ड्रॉई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ड्रॉवर को। तो ड्रॉई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ड्रॉवर को। तो ड्रॉई किसको इंटरेस्ट देगा? ड्रॉवर को, फॉर एक्सटेंडेड की क्रेडिट पीरियड। तो फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे ये बिल कैंसिल हुआ, अब यहाँ पे वो उसे +2 मंथ और चाहिए, +2 मंथ और चाहिए। तो नया बिल कितने का बनेगा? नेक्स्ट 2 मंथ का बनेगा। और जो नेक्स्ट 2 मंथ का होगा उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट 2 मंथ के लिए ड्रॉई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ड्रॉवर को। तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट आएगा नेक्स्ट एक्सटेंडेड 2 मंथ का, वो इंटरेस्ट का अमाउंट तो ड्रॉवर चाहे तो इस पार्ट पेमेंट के साथ ले सकता है जो कि 5,000 था, उस पार्ट पेमेंट के साथ ले सकता है, या जो न्यू बिल बनेगा फॉर 2 मंथ जो न्यू बिल बनेगा इसके साथ ले सकता है, न्यू बिल के साथ ले सकता है। तो न्यू बिल कितने का बनेगा? पार्ट पेमेंट, टोटल पुराना बिल था 20,000 रुपीज़ का, उसमें से पार्ट पेमेंट उसने ऑन द स्पॉट इस लीगल ड्यू डेट पे 10 अक्टूबर को जब पुराना बिल कैंसिल हुआ तो उसने पार्ट पेमेंट कर दिया 5,000। अब रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया? 15,000। तो 15,000 का नया बिल होगा, 15,000 का नया बिल होगा। और ये बिल 15,000 का जो नया बिल है, ये बिल विथ इंटरेस्ट भी हो सकता है या विदाउट इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इंटरेस्ट ड्रॉवर डिमांड कर सकता है पार्ट पेमेंट के साथ भी और न्यू बिल के साथ भी। ये है बेसिकली रिन्यूअल इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट। अब आपको पता है कि इंटरेस्ट किस लिए आता है। इंटरेस्ट इसलिए आता है क्योंकि ड्रॉई को नया पीरियड चाहिए, एक्सटेंडेड पीरियड चाहिए। अब उसे नया मोहलत चाहिए तो ऑब्वियस है उस नया मोहलत का उसे हर्जाना देना पड़ेगा, और वो हर्जाना क्या है? इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट ड्रॉई के लिए लॉस होगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा अमाउंट जा रहा है उसके पास से, और ड्रॉवर के लिए वो क्या होगा? बेनिफिट होगा क्योंकि उसके पास से सिर्फ पीरियड जा रहा है, उसके अगेंस्ट उसे मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज इंटरेस्ट। तो ऐसा ट्रांजैक्शन को बोलते हैं, ये नया कॉन्सेप्ट, रिन्यूअल इंटरेस्ट एंड पार्ट पेमेंट। याद रखना आपको, रिन्यूअल इंटरेस्ट एंड पार्ट पेमेंट में रिन्यूअल करने से पहले पुराना बिल आपको डिसऑनर करना होता है, दैट इज कैंसल आउट करना होता है। देन आफ्टर आपको पार्ट पेमेंट लेना होता है, फिर इंटरेस्ट का एंट्री करना होता है, फिर जाके आपको नया बिल का एंट्री करना पड़ेगा। अब नया बिल जब इशू हो चुका है, जब नया बिल का एक्सपायरी आएगा, ऑन दैट 2 सिनेरियो हो सकता है एज यूजुअल जैसे होता है, ऑनर भी हो सकता है, डिसऑनर भी हो सकता है, डिसऑनर भी हो सकता है। जब ये न्यू बिल का एक्सटेंडेड पीरियड जो है जब वो एक्सपायर होगा तो ऑन दैट लीगल ड्यू डेट ये ड्रॉई ऑनर भी कर सकता है, डिसऑनर भी कर सकता है। वो कंप्लीटली कॉन्सेप्ट है एज यूजुअल जो हमारा अब तक हम सीखते आए हैं। तो आपने ये सीखा पूरा ड्रॉई का, और वो क्या है? रिन्यूअल इंटरेस्ट एंड पार्ट पेमेंट। याद रखना, एक बार वापस बता दे रहा हूँ कि इंटरेस्ट का अमाउंट आप पार्ट पेमेंट के साथ भी ले सकते हो और आप न्यू बिल के साथ भी अटैच कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। बट इंटरेस्ट का अमाउंट अटैच करने से पहले पार्ट पेमेंट के साथ या न्यू बिल के साथ आपको एक इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री करना पड़ता है, एक इंटरेस्ट का ऑकरिंग एंट्री करना पड़ता है, ड्यू एंट्री, कि भाई आपके पास इतना इंटरेस्ट मेरा पड़ा हुआ है। तो वो इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री करना पड़ेगा पहले। देन उसके बाद उस इंटरेस्ट का अमाउंट आप चाहे तो पार्ट पेमेंट में ऐड करके ले लो, आप चाहे तो न्यू बिल में ऐड करके ले लो। तो ऐसा होता है इंटरेस्ट विथ रिन्यूअल विथ पार्ट पेमेंट विथ इंटरेस्ट। अब हम इसका क्या देखेंगे? जर्नल एंट्री। लेट्स सी जर्नल एंट्री क्या होगा ड्रॉवर और ड्रॉई के बुक में। जर्नल एंट्रीज किसके? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई। ड्रॉवर एंड ड्रॉई के बुक में क्या जर्नल एंट्री होगा वो देखते हैं। ड्रॉवर एंड ड्रॉई के बुक में क्या जर्नल एंट्री होगा वो देखते हैं हम। किसका जर्नल एंट्री? रिन्यूअल इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट। तो सबसे पहले क्या होगा? मैंने बोला जब भी रिन्यूअल आएगा सबसे पहले क्या होगा? ओल्ड बिल क्या होगा? डिसऑनर होगा, दैट इज कैंसल आउट। अब वो ओल्ड बिल जो था वो कौन से नेचर का था? हमने अब तक कितने बिल सीखे हैं? 4 टाइप के बिल सीखे हैं, 4 टाइप के ऑप्शन, याद है ना? पिछले लेक्चर्स में हम 4 टाइप के ऑप्शन सीखे हैं। पहला रिटेन, दूसरा है बिल डिस्काउंटिंग विद बैंक, तीसरा है बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू द बैंक, और लास्ट वाला है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। ये चारों बिल हो सकता है,
पुराना बिल, ये चारों टाइप का भी हो सकता है। अब ये चारों टाइप में से कौन सा है साइमल्टेनियसली, हम उसका डिसऑनर का एंट्री करना पड़ेगा यहाँ पे। अब वो रिटेन बिल है कि बिल डिस्काउंटिंग है कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन है कि इंडोर्समेंट है, उसके अकॉर्डिंग पहले हम डिसऑनर का एंट्री करेंगे, पहले हम पुराना बिल कैंसिल आउट का एंट्री करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे दूसरा, तीसरा हमारा होगा पार्ट अमाउंट का एंट्री, और चौथा हमारा होगा रिन्यूअल का एंट्री। रिन्यूअल मतलब न्यू बिल का एंट्री होगा। तो यही एग्जांपल हम लेते हैं, अब हम अमाउंट उसमें ऐड कर देंगे। यही एग्जांपल है कि 15,000 का बिल है, 15,000 का बिल है, और सॉरी नया पुराना बिल 20,000 का था। अब पार्ट पेमेंट 5,000 है, नया बिल ऑब्वियसली कितने का इशू होगा, रिमेनिंग बैलेंसिंग अमाउंट के लिए, दैट इज़ 15,000 का नया बिल होगा। और बिल का पीरियड, क्रेडिट पीरियड कितना है, 3 मंथ। बिल का क्रेडिट पीरियड कितना है, 3 मंथ। अब बात ये आती है कि भाई इंटरेस्ट चार्ज कैसे करेगा, हमारे पास तो इंटरेस्ट रेट ही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं 15% ले लेते हैं। इंटरेस्ट रेट कितना ले लेते हैं, 15%। अब मुझे बताइए इस एग्जाम्पल में इंटरेस्ट रेट 15% है तो कितने महीने का चार्ज होगा, कितने महीने का चार्ज होगा, ऑब्वियस है एक्सटेंडेड 2 मंथ का होगा। कितने मंथ का होगा, जो एक्सटेंडेड 2 मंथ है उसका इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं, फिर मैं अमाउंट ऐड कर दूंगा बाद में। तो सबसे पहले एंट्री किसका होगा, डिसऑनर का एंट्री। सबसे पहले किसका होगा, डिसऑनर का एंट्री। सबसे पहले होगा डिसऑनर्ड का एंट्री। हम सबसे पहले डिसऑनर का एंट्री करते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल। तो पहला एंट्री क्या होगा, आप समझो मैं कंबाइन एंट्री कर दे रहा हूँ चारों बिल का डिसऑनर का एंट्री, चारों बिल का डिसऑनर का एंट्री मैं कंबाइन कर दे रहा हूँ। तो एंट्री होता है ड्रॉवर के बुक में, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल ऑफ एक्सचेंज, सॉरी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये कौन सा केस है, ये केस है रिटेन वाला। अगर यही बिल डिस्काउंटिंग का हो तो हो जाएगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट यही बिल अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन का हो तो एंट्री हो जाएगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये होगा। अगर यही बिल इंडोर्समेंट वाला है तो एंट्री हो जाएगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट। ये है चारों सिचुएशन का जनरल एंट्री। डिसऑनर का एंट्री क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री होगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। किसका एंट्री होगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अगर रिटेन बिल है। अगर ये डिस्काउंटिंग बिल है तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। अगर ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन होगा। और अगर इंडोर्समेंट है तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट होगा। तो आपने थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया, अब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं। इसका जनरल एंट्री क्या होगा। तो ऑब्वियसली सबसे पहले किसका एंट्री होगा, बिल डिसऑनर का एंट्री होगा। अब बिल डिसऑनर कैसे होगा, बिल डिसऑनर का एंट्री क्या होगा, बिल डिसऑनर करने का एंट्री 4 होगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि हमने पिछला 4 ऑप्शन पढ़े ना, चार ऑप्शन कौन सा पढ़े, रिटेन बिल, बिल डिस्काउंटिंग, बिल सेंड फॉर कलेक्शन एंड इंडोर्समेंट। तो वो चारों बिल हो सकता है, कोई भी बिल हो सकता है इन चारों में से। जब ये बिल डिसऑनर होगा, ये जो बिल इशू हुआ था 3 मंथ का, जो 3 मंथ का बिल इशू हुआ था पुराना बिल, वो बिल चारों इन चारों टाइप में से कोई भी एक टाइप हो सकता है। तो चारों का डिसऑनर का एंट्री क्या होगा, तो मैं कंबाइन करके बोल रहा हूँ। ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री होगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगर ये रिटेन बिल है तो इसका डिसऑनर का एंट्री होगा। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर ये बिल डिस्काउंटिंग एंट्री है। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अगर BSFC वाला ये बिल है। और ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्समेंट अगर ये इंडोर्समेंट वाला एंट्री है। आपको चारों थोड़ी करना है, आपको इसमें से कोई एक आने वाला है एग्जाम में। तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको सबसे पहले बिल को कैंसिल आउट एंट्री करना है, दैट इज डिसऑनर का एंट्री करना है। और ड्रॉई के बुक में क्या एंट्री होगा, ड्रॉई के बुक में एंट्री होगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। ड्रॉई के बुक में एंट्री होगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। कोई भी केस होने दो इसमें वही एंट्री आने वाला है। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। तो ये चारों सिचुएशन के हिसाब से ड्रॉवर के बुक में एंट्री चेंज होगा। बट ड्रॉई के बुक में एंट्री एक ही होगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे रिटेन बिल हो, चाहे डिस्काउंटिंग हो, चाहे बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो, चाहे इंडोर्समेंट हो। अगर कोई भी बिल डिसऑनर हो रहा है, ड्रॉई के बुक में एक ही एंट्री होता है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर।
ये था, हमने पुराने बिल को कैंसिल आउट किया, पुराने बिल को कैंसिल आउट किया। अब दूसरा एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे। दूसरा एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक एक्सपेंस अकाउंट है, दैट इज एक्सपेंस अकाउंट है, तो ये कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये अकाउंट जिसके लिए एक्सपेंस होगा उसके अकाउंट में डेबिट होगा, उसके बुक में डेबिट होगा, और जिसके लिए इनकम होगा उसके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो मुझे आप बताइए, ड्रॉवर और ड्रॉई यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं, तो ये इंटरेस्ट किसके लिए इनकम है, किसके लिए एक्सपेंसेस है। तो ऑब्वियस है ड्रॉई के लिए एक्सपेंसेस है क्योंकि उसे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, और ड्रॉवर के लिए क्या है, इनकम है क्योंकि उसे एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव करना है या मिलने वाला है। तो ड्रॉई के बुक में क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है इंटरेस्ट, और ड्रॉवर के बुक में क्या होने वाला, सॉरी, ड्रॉवर के बुक में क्रेडिट होने वाला है वो इंटरेस्ट, और ड्रॉई के बुक में क्या होने वाला है, डेबिट। तो ड्रॉवर को मिलने वाला है। अब कौन सा एंट्री कर रहे हैं हम एंट्री कर रहे हैं अब इंटरेस्ट का एंट्री। कौन सा एंट्री कर रहे हैं, अब हम इंटरेस्ट का एंट्री कर रहे हैं, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री कर रहे हैं, इंटरेस्ट ड्यू। तो इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री कर रहे हैं, तो ड्रॉवर के बुक में क्या होगा, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई से मिलने वाला है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि इस भाई साहब के लिए, इन भाई साहब के लिए ये इंटरेस्ट क्या है, इनकम है। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अच्छा, यहाँ बिल नहीं आएगा, यहाँ पे पुराना बिल नहीं आएगा, यहाँ पे बिल नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा बिल क्योंकि ऑलरेडी हमने बिल को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब इसके बुक में एंट्री क्या होगा, इसके लिए तो इंटरेस्ट लॉस है, तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, किसको दे रहा है, ड्रॉवर को दे रहा है अमाउंट इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ये एंट्री हो गया हमारा इंटरेस्ट का। अब हम कौन सा एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे अब पार्ट पेमेंट का। अब हम एंट्री करेंगे पार्ट पेमेंट का। तो पार्ट पेमेंट का क्या एंट्री होगा, लेट्स सी पार्ट पेमेंट। अब हम एंट्री किसका करेंगे, पार्ट पेमेंट का। तो पार्ट पेमेंट का देखते हैं क्या एंट्री होता है पार्ट पेमेंट का। तो पार्ट पेमेंट का एंट्री होगा पार्ट पेमेंट, ऑब्वियस है पार्ट पेमेंट, पैसा किसको मिलने वाला है, ड्रॉवर को पैसा मिलने वाला है, और पेमेंट कौन करेगा, ड्रॉई करेगा, ऑब्वियस है। तो इसको ड्रॉवर के बुक में पैसा आने वाला है, तो कैश स्लैश बैंक, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। और ड्रॉई के बुक में क्या होगा, इसके पास पैसे जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, ड्रॉवर के पास। तो एंट्री हो जाएगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट। ये हमने पार्ट पेमेंट का एंट्री कर दिया। अब फाइनली कौन सा एंट्री करना है हमें, न्यू बिल का, रिन्यूअल का एंट्री करना है। रिन्यूअल का एंट्री आपको पता है, रिन्यूअल का एंट्री आपको पता है। नॉर्मली जो हम एक्सेप्टेंस का एंट्री करते हैं ना, एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस रिसीव का, उसी को बोलते हैं रिन्यूअल एंट्री, रिन्यूअल का। तो रिन्यूअल एंट्री क्या हो जाएगा, इसके बुक में बिल आने वाला है, तो एंट्री हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, क्योंकि ड्रॉई के पास नया बिल आया। और ड्रॉई के बुक में क्या होगा, बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ड्रॉवर के पास जा रहा है नया बिल। तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू, इसके लिए बिल्स पेबल होता है, तो हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। अब सोचते हैं अमाउंट क्या होगा, लेट्स सी अमाउंट क्या होगा। पुराना बिल कितने का था, 20K का था, पुराना बिल 20,000 का था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20K, कितना आ जाएगा, 20K। अब ये यहाँ पे भी 20K आ सकता है, यहाँ पे भी 20K आ सकता है, यहाँ पे भी 20K आ सकता है, और यहाँ पे भी 20K आ सकता है, डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन का बिल है। डिसऑनर का एंट्री क्या हो जाएगा, 20K। ये पुराना बिल था, पुराना बिल हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब किसका, इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा, जो नया बिल था 2 महीने का, 2 महीने का नया बिल था। कितने का नया बिल था, 15,000 का। तो इंटरेस्ट चार्ज करके देखते हैं। तो इंटरेस्ट का अमाउंट है, ध्यान से देखो, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ न्यू बिल इनटू रेट इनटू पीरियड ऑफ द बिल, पीरियड ऑफ न्यू बिल। ये अपना इंटरेस्ट है, पीरियड ऑफ न्यू बिल। तो नया बिल का अमाउंट कितना बचा था, 15,000, ऑब्वियस है 15,000। और रेट क्या था हमारा, हमने कितना लिया था, 15% पर एनम लिया था। 15% पर एनम हमारा इंटरेस्ट का चार्जिंग रेट था। मतलब अगर नया बिल इशू होगा, नया एक्सटेंडेड पीरियड अलाउ होगा किसको, ड्रॉई को, तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कौन से रेट से देना पड़ेगा, 15% के रेट से देना पड़ेगा। वो भी कितने महीने के लिए, जितने महीने के लिए उसे एक्सटेंडेड पीरियड चाहिए। दैट इज एक्सटेंडेड पीरियड कितना था न्यू बिल का, 2 मंथ क्रेडिट पीरियड। तो 15,000 इंटू रेट कितना था, 15% मल्टीप्लाई बाय कितना, 2 मंथ नया बिल। और वो कितने का होगा, 12 मंथ में से 2 मंथ। तो दिस 20 कैंसिल बाय दिस 20 एंड दिस कैंसिल बाय दिस, हो जाएगा कितना इधर 6। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15, 3 2 3 5 15, 3 2 अब मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, तो
150 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 0 5 5 ज़ा 25 पावर आया 2, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। 750 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा 325, सॉरी 325 नहीं हो जाएगा 375, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 पावर बचा हुआ तो हो जाएगा 15, 2 7 ज़ा 14 होता है, इधर 1 बचेगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। तो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 375। यहाँ हो जाएगा 375 375 375 375। तो हमने बेसिकली क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया न्यू जो बैलेंसिंग अमाउंट था उस पर नेक्स्ट एक्सटेंडेड पीरियड का इंटरेस्ट हमने चार्ज कर लिया। अब इंटरेस्ट हमने चार्ज कर दिया, अब हम क्या करेंगे, पार्ट पेमेंट किया था। पार्ट पेमेंट भाई ने कितने किया था, ड्रॉवर ने कंडीशन कितना किया था, रखा था पार्ट पेमेंट करने के लिए। तो पार्ट पेमेंट करने के लिए 5000 का कंडीशन रखा था। तो पार्ट पेमेंट हो जाएगा 5K का पार्ट पेमेंट हो गया। और नया बिल कितने का होगा, नया बिल होगा ऑब्वियस है 15K और 15K। तो मुझे ये बताओ इंटरेस्ट अमाउंट अभी हमें मिला क्या, नहीं मिला इंटरेस्ट अमाउंट। तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है 375 जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, आप वो इस 5000 के साथ भी ले सकते हो, दैट इज़ पार्ट पेमेंट के साथ। तो यहाँ पर अगर समझ लो पार्ट पेमेंट के साथ लिया मैंने इंटरेस्ट अमाउंट, तो इस एंट्री का अमाउंट क्या होगा, तो इस एंट्री का अमाउंट हो जाएगा 5375। बट अगर मैंने इसके साथ नहीं लिया, दैट इज़ पार्ट पेमेंट के साथ नहीं लिया, बट मैंने क्या बोल दिया, नए बिल में मैं उसको ऐड कर दूंगा, तो नए बिल का वैल्यू क्या हो जाएगा 15,375। तो इंटरेस्ट आप किसी के साथ भी मंगवा सकते हो, मतलब ड्रॉई के पर्सपेक्टिव से अगर सोचें तो इंटरेस्ट आप ये दोनों ऑप्शन में से पार्ट पेमेंट और रिन्यूअल दोनों में से किसी में से भी मंगा सकते हो। तो ये आपका था बेसिकली, ये आपका था रिन्यूअल, इंटरेस्ट एंड पार्ट पेमेंट। हम एक कॉन्सेप्ट अहेड गए हैं, जैसे अपना एक्सटेंड वर्जन बढ़ गया। हमने पहले 4 कॉन्सेप्ट सीखा, दैट इज़ रिटर्न ऑफ द बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल विथ बैंक, और बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, एंड लास्ट वन इज़ इंडोर्समेंट। अब हम उसका आगे का सीख रहे हैं, दैट इज़ रिन्यूअल, इंटरेस्ट एंड पार्ट पेमेंट। इसके साथ हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट और है, दो ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ रिटायरमेंट ऑफ द बिल एंड इंसॉल्वेंसी। अगर ये हमने 2 कॉन्सेप्ट सीख लिया तो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का ओवरऑल कॉन्सेप्ट कंप्लीटेड। फिर आपको क्या एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका मिक्सचर आने वाला है। जैसे कि समझ लो ये बिल था बिल डिस्काउंटिंग का, तो बिल डिस्काउंटिंग का पहले एंट्री आपने किया होगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, रिन्यूअल आएगा, इंटरेस्ट आएगा, पार्ट पेमेंट आएगा। तो इस पर एक सम आ सकता है। रिन्यूअल पार्ट पेमेंट हटा के आपको क्या दे सकता है, रिटायरमेंट दे सकता है। रिन्यूअल एंड पार्ट पेमेंट ये सब हटा के आपको क्या दे सकता है, आपको दे सकता है इंसॉल्वेंसी दे सकता है। बट इंसॉल्वेंसी के साथ ये मान के चलो कि चारों में से एक ऑप्शन तो रहेगा ही। तो चारों में से एक ऑप्शन प्लस ये 4 जो है, ये चारों में से एक ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन प्लस अभी जो 3 ऑप्शन हम पढ़ने वाले, 3 ऑप्शन मतलब 2 पढ़ने वाले हैं, एक तो पढ़ लिए, ये प्लस 2 रिटायरमेंट ऑफ द बिल, दूसरा तीसरा इंसॉल्वेंसी। ये तीनों ऑप्शन का एक कॉन्सेप्ट, ये तीनों कॉन्सेप्ट का एक कॉन्सेप्ट उठाएंगे और चारों ऑप्शन का एक कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट को मर्ज करेंगे और उसके बेस पे आपको एक सम आने वाला है प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली देखा जाए, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए, हमें पूरे बिल ऑफ एक्सचेंज में और क्या सीखना है, सिर्फ 2 और कॉन्सेप्ट सीखना है। 2 और कॉन्सेप्ट सीख लिए तो उसके बाद हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज इज ओवर। हम उस पर क्या करने वाले, फिर फुल फ्लेज से हम करेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं एक एक। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, रिन्यूअल, इंटरेस्ट एंड पार्ट पेमेंट। अब हम इसके ऊपर इसके बेस्ड एक सम करते हैं। देखते हैं अपना सम है बेस्ड ऑन रिन्यूअल, इंटरेस्ट एंड पार्ट पेमेंट। देखते हैं क्या सम है। तो सम इज राम सोल्ड गुड्स टू रहीम फॉर ₹15,000 ऑन 1st January 2012. He मतलब Ram drew a bill on the same date for 3 months. The bill was discounted with bank at the rate 6% per annum. On the due date, the bill was dishonored. जब ड्यू डेट आया तो बिल was dishonored and noting charge of ₹200 was paid. On the same day, Rahim मतलब ड्रॉई। On the same date, Rahim paid ₹5,000 along with मतलब साथ में नोटिंग चार्जेस एंड एक्सेप्ट न्यू बिल, नया बिल एक्सेप्ट। ये जो 5,000 एक है पार्ट पेमेंट है, एंड एक्सेप्ट न्यू बिल विथ इंटरेस्ट, तो नया बिल के साथ इंटरेस्ट है एंड एक्सेप्ट न्यू बिल विथ इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 3 months. द न्यू बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड ऑन इट्स ड्यू डेट। मतलब राम ने एक बिल ड्रॉ किया जिस बिल का कीमत था 15,000 ऑन 1st January 2012। तो राम इज़ ड्रॉवर एंड रहीम इज़ ड्रॉई, क्योंकि रहीम ने क्या किया, बिल परचेस किया। तो राम इज़ ड्रॉवर, राम ने गुड्स सोल्ड किया किसको, रहीम को गुड्स सोल्ड किया। राम ने गुड्स बेचा
ऑन टू रहीम, राम ने गुड्स बेचा टू रहीम फॉर ₹15,000 फॉर 3 मंथ ऑन 1 जनवरी 2012। तो गुड्स किसने बेचा है? राम ने। तो राम हो गया ड्रॉवर और रहीम हो गया ड्रॉई। तो ऑन द सेम डेट राम ने क्या किया, बिल इशू किया किसको? रहीम के पास। रहीम के पास बिल इशू किया, रहीम ने एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। एक्सेप्टेड एंड रिटर्न, AR मतलब एक्सेप्टेड एंड रिटर्न, DA मतलब DI मतलब ड्रॉन एंड इशूड। तो राम ने ड्रॉन एंड इशू कर दिया किसके ऊपर? किसके पास? रहीम के पास ड्रॉ एंड इशू किया, और रहीम ने क्या किया? एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया राम को। अब वो बिल किसके पास है? राम के पास। बिल किसके पास है? राम के पास। तो आफ्टरवर्ड राम ने उसे क्या किया? डिस्काउंटिंग किया। उसके बाद क्या किया? बैंक डिस्काउंटिंग किया। बैंक डिस्काउंटिंग किया। राम ने क्या किया? बैंक डिस्काउंटिंग किया। कितने पे डिस्काउंटिंग किया? @6% पर एनम। @6% पर एनम। डिस्काउंटिंग किसके पास होगा? ऑब्वियस है, बैंक के पास होगा। तो बैंक के पास डिस्काउंटिंग किया। तो पहले हम एक्सेप्ट एंड रिटर्न का एंट्री करेंगे, फिर बैंक डिस्काउंटिंग का करेंगे @6% पर एनम। देन उसके बाद जब बैंक गया ड्यू डेट पे, ऑन ड्यू डेट जब बैंक गया रहीम के पास पैसे लेने के लिए, रहीम ने क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। रहीम ने रिक्वेस्ट किया कि मैं बिल को कैंसिल आउट कर रहा हूँ, मैं बिल का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो ये कौन सा बिल डिसऑनर हुआ? बैंक डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर हो गया। तो ऑब्वियस है डिसऑनर होगा तो नोटिंग चार्जेस भी होगा, जैसा कि ये अपने सम में है। अपने सम में नोटिंग चार्जेस कितना है? 200 का नोटिंग चार्जेस है। तो 200 का नोटिंग चार्जेस किसने पे किया होगा? बैंक ने पे किया होगा। बट ये बैंक किससे पैसे लेगा? रहीम से, राम से लेगा। और राम ये नोटिंग चार्जेस किससे लेगा? रहीम से लेगा। तो पुराना बिल 15,000 का था, 15,000 का बिल था, 3 महीने उसका पीरियड था, और वो बिल डेट ऑफ बिल क्या था? 4 जनवरी 2012 को था। 4 जनवरी 2012 को उसने एक्सेप्ट करके रिटर्न दिया राम को। रहीम ने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया राम को। राम ने उसे बिल डिस्काउंटिंग किया सेम डेट पे। सेम डेट मतलब 4 जनवरी को, 4 जनवरी 2012 को राम ने डिस्काउंटिंग किया विद बैंक @6% पर एनम। अब बिल किसके पास है? बैंक के पास है। बट बैंक जब ड्यू डेट पे ड्यू डेट के बाद जब ड्यू डेट पे रहीम के पास पहुंचा तो रहीम ने क्या कर दिया? उसे डिसऑनर कर दिया। तो अब वो डिसऑनर हो जाएगा। और ऑन द सेम डेट रहीम पेड 5,000 अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस। तो मतलब पार्ट पेमेंट कितना किया है? पार्ट पेमेंट रहीम ने किया है। कितना किया है पार्ट पेमेंट? 5,000 प्लस नोटिंग चार्जेस दैट इज 200। तो मतलब टोटल कितना आया? 5,200 पार्ट पेमेंट में आया। किसके पास आया? राम के पास आया। नोटिंग चार्जेस एंड एक्सेप्टेड न्यू बिल, और न्यू बिल एक्सेप्ट किया है, न्यू बिल एंड एक्सेप्टेड न्यू बिल। और न्यू बिल कितने का? बैलेंस अमाउंट दैट इज 5,000 मिल गया। पुराना बिल कितने का था? 5,000 का। तो नया बिल कितने का बनेगा? 5,000। नया बिल एक्सेप्ट किया विथ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना होगा वो मुझे पता नहीं। इंटरेस्ट कितना होगा अभी वो मुझे पता नहीं, अभी हम फाइंड आउट करेंगे आगे। तो इंटरेस्ट का रेट है 5% और नया बिल का पीरियड है 3 मंथ। ऑन ड्यू डेट न्यू बिल वॉज ऑनर्ड। तो जब न्यू डेट आया तो न्यू बिल क्या हो गया? ऑनर्ड हो गया। तो इंटरेस्ट हम ढूंढते हैं। इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला आप सीख ही चुके हैं। न्यू बिल का अमाउंट इंटू रेट 5% दैट इज डिवाइड बाय 100, और पीरियड कितना होगा? 3 मंथ दैट इज डिवाइड बाय 12। 3 डिवाइड बाय 12। तो दिस 20 कैंसिल बाय दिस 20, 3 1 3, 3 4 12। तो अपना बेसिकली क्या हो गया? 100 इंटू 5 इंटू 1/4। तो 1/4 मतलब ये हो जाएगा 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 125। तो अपना इंटरेस्ट अमाउंट कितना आ रहा है? 125। इंटरेस्ट अमाउंट कितना आ रहा है? 125। तो 1000 प्लस 125, तो वो न्यू बिल कितने का होगा? 10,000 प्लस 125, न्यू बिल होगा 10,125 का। न्यू बिल कितना होगा? 10,125 का। अभी एक चीज़ और निकलना बाकी है। राम ने बिल को डिस्काउंट किया था बैंक के साथ, और उसका रेट कितना था? 6%। तो वो डिस्काउंट का भी रेट निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट का रेट हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे तो डिस्काउंट का रेट है अमाउंट ऑफ द बिल दैट इज़ पुराना बिल का अमाउंट कितना था? 15,000। रेट कितना था? 6% है दैट इज़ 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, और उस बिल का पीरियड कितना है? 3 मंथ दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाय 12। 3 डिवाइडेड बाय 12, दिस 20 कैंसिल बाय दिस 20, 6 is cancelled by 12 that is 6 1 6, 6 2 12। तो अपना बेसिकली आया 150 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 70 को 2 से डिवाइड 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 आएगा। तो 75 इंटू 3 होना चाहिए दैट इज़ 3 5 15, पावर आया 1, 3 7 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 22। तो अपना डिस्काउंट का अमाउंट कितना आया है?
225। हमको कितना एंट्री करना है? ओवरऑल हमें 8 एंट्री करना है। लेट्स सी वो 8 एंट्री कौन सा है। पहला एंट्री एक्सेप्ट एंड रिटर्न का एंट्री करना है। सेकंड वन इज़ बिल डिस्काउंटिंग का करना है। थर्ड वन इज़ ये जो बिल डिस्काउंटिंग था, ये बिल डिसऑनर हुआ, वो करना है। फोर्थ वन इज़ इंटरेस्ट का करना है। फिफ्थ वन इज़ पार्ट पेमेंट। सिक्स्थ वन इज़ न्यू बिल एंड सेवंथ वन इज न्यू बिल ऑनर्ड का एंड एट वन इज़ जब ये बिल डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर हुआ वो करना है। तो टोटल हमें 8 एंट्री करना है 1 बाय 1। लेट्स सी हम करते हैं एक एंट्री एक के साथ एक एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले 1 जनवरी को बिल इशू हुआ, नहीं उसके उसी डेट पे राम ने सोल्ड किया था। पहले सोल्ड और परचेस का एंट्री होगा। तो राम ने सोल्ड किया, तो राम के बुक में 2012 जैन 1 एंट्री होगा सोल्ड का। तो राम ने किसको सोल्ड किया? रहीम को। तो एंट्री हो जाएगा रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री होगा कितने का? 15,000 का। मैं नरेशन अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि 8 एंट्री है, शायद इसमें फिट ना बैठे, फिर भी एडजस्ट कर लेते, देखते हैं आ जाएगा शायद। तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ब्रैकेट कंप्लीट। 2012 जैन 1 रहीम के बुक में क्या एंट्री होगा? रहीम ने परचेस किया तो ऑब्वियस है परचेस हमेशा डेबिट होता है। तो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू किससे परचेस किया? राम से। परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट कितने का? 15,000। इधर क्या एंट्री होगा? बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, ये एंट्री हुआ गुड्स सोल्ड एंड गुड्स परचेस का एंट्री। अब किसका एंट्री करेंगे? एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेंस गिवन का एंट्री ऑन सेम डेट पे इसने बिल ड्रॉ किया और इसने क्या किया? एक्सेप्ट करके राम को वापस रिटर्न कर दिया। तो वो एंट्री करेंगे सेम डेट पे, दैट इज़ जैन 1 का। जैन 1 का एक और एंट्री है, इसके पास बिल आने वाला है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट। रहीम से बिल आ गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट कितना? 15,000। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, इसके बुक में क्या एंट्री होगा? इसने एक्सेप्टेंस दिया है। जैन 1 को इसके बुक में एंट्री क्या होगा? इसने एक्सेप्टेंस दिया है। तो इसके बुक में एंट्री आएगा एक्सेप्टेंस दिया है, किसको दिया है? राम को दिया है। तो राम अकाउंट डेबिट टू, इसके लिए बिल क्या है? बिल्स पेएबल अकाउंट। राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट कितना? 15,000 एंड 15,000 बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। किसके पास आ गया एक्सेप्टेंस? अभी राम के पास। अब फाइनली बिल क्या हुआ? देखो, राम ने गुड्स बेचा रहीम को, रहीम ने परचेस किया होगा, ऑब्वियस है। और फिर राम ने क्या किया? बिल ड्रॉ करके रहीम को दिया, रहीम ने क्या किया? बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया राम को। तो हमने पहले सेल और परचेस का एंट्री किया, देन एक्सेप्टेंस रिसीव एंड एक्सेप्टेंस गिवन का एंट्री किया। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है बिल डिस्काउंटिंग का। उन सेम डेट राम ने क्या कर दिया? बिल डिस्काउंटिंग कर दिया, फिर विथ बैंक। तो ऑप्शन सेकंड वाला है ये। तो ऑप्शन सेकंड वाला है, राम ने क्या कर दिया? बिल डिस्काउंटिंग कर दिया विथ बैंक। तो बैंक के साथ बिल डिस्काउंटिंग किया, तो ट्रांजेक्शन किसके बुक में हो रहा है? राम एंड बैंक के बुक में हो रहा है। रहीम पिक्चर में है क्या? नहीं। तो रहीम के बुक में नो एंट्री। तो रहीम के बुक में नो एंट्री। सेम डेट जैन 1 को राम के बुक में एंट्री क्या होगा? तो राम के बुक में एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट बिल डिस्काउंटिंग का एंट्री कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल इनके पास था, बिल इनके पास से जा रहा है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना अमाउंट कम मिलने वाला है इनको? डिस्काउंट अमाउंट कितना कट रहा है? डिस्काउंट का अमाउंट कट रहा है बेसिकली कितना? डिस्काउंट का अमाउंट कट रहा है 225 रुपीज़। 225 रुपीज़ डिस्काउंट का अमाउंट कट रहा है। तो बेसिकली इनके हैंड में कितना आने वाला है? राम के हैंड में कितना आने वाला है? 14,775। कितना कट गया? 225। 200 तो गया डिस्काउंट, बैंक ने अपने पास रख लिया उतना कैश। तो बैंक ने
बैंक ने राम को कितना पैसे दिया, बैंक ने राम को 14,775 रुपये दिया, 14,775। और बिल का अमाउंट कितना था, सॉरी बिल का अमाउंट कितना था, 15,000। बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। तो और ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री आएगा, Jan 1 को वही उसका नो एंट्री, नो एंट्री। ड्रॉई की बुक में क्या आएगा, नो एंट्री। अब बिल किसके पास है, अब बिल है बैंक के पास। अब बिल किसके पास है, अब बिल आ गया बैंक के पास, क्योंकि डिस्काउंटिंग करा, राम ने डिस्काउंटिंग किया, बिल किसके पास आ गया, बैंक के पास। तो हमारे सब में क्या हुआ, जब बैंक ड्यू डेट पे गया राम के पास, तो राम ने क्या कर दिया, रहीम के पास जब गया तो रहीम ने क्या कर दिया, उसे डिसऑनर कर दिया। तो ड्यू डेट पहले फाइंड आउट करते हैं। 1 जनवरी हमारा डेट ऑफ बिल है, 1 जनवरी हमारा डेट ऑफ बिल है, उस पर 3 मंथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अप्रैल 2012 होना चाहिए। नॉमिनल ड्यू डेट, ये क्या है, नॉमिनल ड्यू डेट। इसमें ऐड करेंगे 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो आएगा 4 अप्रैल 2012 इज़ आवर लीगल ड्यू डेट। 4 अप्रैल 2012 is our legal due date, is our legal due date। तो on legal due date that is April 4th, on legal due date that is April 4th, April 4th को बिल डिसऑनर हुआ है। कौन सा बिल डिसऑनर हुआ है, याद रखना, कौन सा बिल डिसऑनर हुआ है, डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर हुआ है। डिस्काउंटिंग बिल हम पहले कैंसिल करेंगे, देन उसके बाद हम पार्ट पेमेंट लेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और नया बिल इशू करेंगे। तो डिस्काउंटिंग बिल क्या हुआ है, डिस्काउंटिंग बिल कैंसिल हुआ है, डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर हुआ है। तो डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर होने का एंट्री क्या होता है, डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर होने का एंट्री होता है, देखो ध्यान से देखो, जैसे बिल डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर होगा, ये बंदा राम किसके बैंक रहीम से बिल लेगा और किसके पास जाएगा, राम के पास। तो राम को बिल दे देगा और देन उसके बाद राम बिल लेके आएगा रहीम के पास और रहीम को बोलेगा क्यों आपने डिसऑनर किया। तो राम के बुक में एंट्री क्या होगा, राम के बुक में बिल का गिवर कौन है, बैंक, और बिल का रिसीवर कौन है, रहीम। तो एंट्री हो जाएगा रिसीवर अकाउंट डेबिट टू, दैट इज रहीम अकाउंट डेबिट टू, रहीम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रहीम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का बिल था, 15,000 का बिल डिसऑनर, 15,000 का बिल डिसऑनर। अब नरेशन लिखना है, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर, बीइंग डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर। डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर हो गया। तो इनके बुक में क्या एंट्री होगा, इनके बुक में नॉर्मल वही एंट्री होगा। इनके पास क्या आने वाला है, बिल्स पेएबल। कौन दे रहा है, बिल्स पेएबल दे रहा है। कौन दे रहा है बिल्स पेएबल, ड्रॉवर दे रहा है। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, दैट इज राम अकाउंट, राम अकाउंट। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, राम अकाउंट। बीइंग डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर, बीइंग डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर। कितना, 15,000। अब डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर हुआ है, ऑब्वियस है, कोई भी बिल डिसऑनर होगा तो क्या आएगा, नोटिंग चार्जेस आने वाला है। तो नोटिंग चार्जेस है इसमें भी नोटिंग चार्जेस कितना है, 200 नोटिंग चार्जेस है। तो 200 नोटिंग चार्जेस ड्यू का एंट्री करेंगे, नोटिंग चार्जेस ड्यू का एंट्री हम करेंगे, नोटिंग चार्जेस ड्यू का। अब नोटिंग चार्जेस कब होगा, ऑब्वियस है जब बिल डिसऑनर होगा, April 4th का, April 4th का एंट्री करेंगे। कौन सा एंट्री होगा, इसके बुक में क्या एंट्री होगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, दैट इज रहीम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन सा बिल डिसऑनर हुआ है, बैंक डिस्काउंटिंग, इसलिए बैंक अकाउंट आएगा। रिटेन बिल होता तो क्या आता, बैंक नहीं आता, क्या आता, यहाँ पे कैश आता। तो रहीम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट इज 200। बीइंग नोटिंग चार्जेस, नोटिंग एनसी मतलब चार्जेस, नोटिंग चार्जेस चार्ज्ड, बीइंग नोटिंग चार्जेस चार्ज्ड। इसके बुक में क्या एंट्री होगा, इसके बुक में एंट्री वही होगा, क्या होगा, किसको दे रहा है, ड्रॉवर को दे रहा है, दैट इज ड्रॉवर को दे रहा है, क्या दे रहा है, नोटिंग चार्जेस। तो इसके बुक में एंट्री हो जाएगा नोटिंग चार्जेस। ड्रॉई के बुक में एंट्री हो जाएगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम को दे रहा है नोटिंग चार्जेस। कितना दे रहा है भाई, कितना दे रहा है, 200। बीइंग नोटिंग चार्जेस चार्ज्ड, बीइंग नोटिंग चार्जेस चार्ज्ड। अब क्या रह गया अपना, नोटिंग चार्जेस भी हो गया। अब क्या हो गया, उसने डिसऑनर किया, उसके साथ उसने पार्ट पेमेंट किया है। किसने पार्ट पेमेंट किया है, राम ने क्या किया है, पार्ट पेमेंट किया है विथ नोटिंग चार्जेस, पार्ट पेमेंट किया है विथ नोटिंग चार्जेस। पार्ट पेमेंट करने से पहले हम इंटरेस्ट का एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट अपना कितना है, 125 रुपीज़ इंटरेस्ट है, 125 रुपीज़ इंटरेस्ट है। तो April 4th
ये सब अप्रैल 4 को ही होगा। तो अप्रैल 4 कितना एंट्री होगा, क्या एंट्री होगा, इसके लिए इंटरेस्ट क्या है, इसके लिए इंटरेस्ट है इनकम, इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए ड्रॉई के बुक में डेबिट होगा और ड्रॉवर के बुक में क्रेडिट होगा। तो ड्रॉई अकाउंट दैट इज रहीम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, रहीम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना 125 being interest charged। और इसके बुक में एंट्री क्या होगा, अप्रैल 4 एंट्री क्या हो जाएगा, इसके लिए इंटरेस्ट लॉस है तो इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, राम अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि राम के अगेंस्ट ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर लाइबिलिटी आ रहा है। तो बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड कितना 125 हमारा हो गया इंटरेस्ट का एंट्री। अब हम कौन सा एंट्री करने वाले हैं, अब हम एंट्री करने वाले पार्ट पेमेंट। कितना एंट्री हो गया अपना, 1 2 3 4 5 6 एंट्री हो गया, 2 एंट्री रह गया, पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल का। और न्यू बिल का पार्ट पेमेंट के साथ क्या आ रहा है, पार्ट पेमेंट के साथ नोटिंग चार्जेस का पैसा आ रहा है, और न्यू बिल के साथ किसका पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है। ये जो हमने नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट का जो एंट्री किया ना, ये सभी हमने ड्यू एंट्री किया है। हमने उसको डायरेक्शन दिया कि भाई हमें आपसे पैसा चाहिए, किससे पैसा चाहिए, रहीम से। आपको नोटिंग चार्जेस का पैसा देना है, आपको इंटरेस्ट का पैसा देना है। नोटिंग चार्जेस का पैसा इसलिए देना है क्योंकि आपने बिल को डिसऑनर किया, ये आपका फेलियर है, आपकी गलती है। और इंटरेस्ट का पेमेंट इसलिए आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको एक्सटेंडेड पीरियड चाहिए था, आपको और मोहलत चाहिए था, जिसके लिए आपको और टाइम दिया जा रहा है, बट आपको उसका क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये हमने क्या किया, अभी तक हमें उन्हें ड्यू किया, उन्हें इन्फॉर्म किया है कि आपको इतने पेमेंट हमें करना है। ड्यू डेट के लिए नोटिंग चार्जेस के लिए 200 एंड इंटरेस्ट के लिए कितना 125। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वो अमाउंट रिसीव करेंगे, इसका नोटिंग चार्जेस का एंड इंटरेस्ट का। तो नोटिंग चार्जेस का किसके साथ आएगा, नोटिंग चार्जेस का अमाउंट आ रहा है पार्ट पेमेंट के साथ, और इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है किसके साथ, न्यू बिल के साथ। तो अप्रैल 4 में पार्ट पेमेंट आने वाला है, किसके पास आने वाला है, राम के पास पार्ट पेमेंट आने वाला है। तो कैश/बैंक, डोंट नो किस में किया है, तो हम दोनों लिख रहे हैं कैश/बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है पैसा, रहीम दे रहा है। कैश/बैंक अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट, कितना दे रहा है 5200। तो नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड विथ एनसी मतलब नोटिंग चार्जेस, बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव विथ नोटिंग चार्जेस, लेट्स पूरा लिख देता हूँ, विथ नोटिंग चार्जेस, पार्ट अमाउंट रिसीव विथ नोटिंग चार्जेस। इसने क्या किया, पार्ट अमाउंट पे किया है, तो इनके अकाउंट में पेमेंट का एंट्री आएगा, इसके बुक में क्या आएगा, पेमेंट का एंट्री आएगा। इन्होंने पे किया, किसको पे किया, ऑब्वियस है राम को पे किया, इन्होंने किसको पे किया, राम को पे किया। तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश/बैंक अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू कैश/बैंक अकाउंट, कितना 5200। बीइंग पार्ट पेमेंट डन विथ नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस के साथ पार्ट पेमेंट दिया है। अब ये हो गया पार्ट पेमेंट का एंट्री, इन्होंने पार्ट पेमेंट कर दिया, इन्होंने पार्ट पेमेंट रिसीव कर लिया। अब क्या एंट्री करना है, अब एंट्री करना है बेसिकली न्यू बिल का। और न्यू बिल का एंट्री क्या होगा, बैलेंसिंग अमाउंट का। बैलेंसिंग अमाउंट कितना है, बैलेंसिंग अमाउंट है 10,000 प्लस इंटरेस्ट। आप सबको रीड करेंगे केयरफुली, तो उसमें नोटिंग चार्जेस आप देखेंगे, जो लास्ट वाली लाइन है उसमें बैलेंसिंग अमाउंट का बिल है, प्लस विथ इंटरेस्ट एट द रेट 5%। लेट्स सी क्या होता है उसका एंट्री। तो उसका एंट्री होगा अप्रैल 4 को नया बिल, अप्रैल 4 को नया बिल आ रहा है, अप्रैल 4 का नया बिल होगा। तो अप्रैल 4 का नया बिल होगा, क्या नया बिल होगा, तो नया बिल होगा, नए बिल का एंट्री होगा, अप्रैल 4 को। अप्रैल 4 का नया बिल कितने का होगा, 10,125। तो ऑब्वियस है नया बिल ये इशू करेगा, राम इशू करेगा रहीम के पास, रहीम क्या करेगा, एक्सेप्ट करके रिटर्न करेगा, वही एंट्री हमें करना है वापस से। तो एंट्री इनके बुक में हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट। कितने का बिल होगा, 10,125 विथ इंटरेस्ट। इसका नरेशन होगा बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस
रिसीव्ड, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। और इन्होंने क्या किया, न्यू एक्सेप्टेंस गिवन का एंट्री होगा। तो न्यू एक्सेप्टेंस गिवन का एंट्री क्या हो जाएगा, किसको दे रहा है ये, राम को दे रहा है। तो राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट, 10,125, 10,125। इसका भी नरेशन होगा। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन। ये एंट्री हो गया एक्सेप्टेंस गिवन का। नया बिल रिन्यू हो गया, नया बिल रिन्यू हो गया। ये पार्ट पेमेंट था, ये इंटरेस्ट था, ये नोटिंग चार्जेस था, ये डिसऑनर हुआ पुराना बिल, ये पुराना बिल डिस्काउंटिंग हुआ, ये पुराना बिल एक्सेप्ट एंड रिटर्न हुआ, ये सेल और परचेस हुआ। अब क्या एंट्री करेंगे, ये जो न्यू बिल इशू किया था उसके ड्यू डेट पे क्या हो गया, ये ऑनर्ड हो गया। और न्यू बिल का पीरियड कितना था, 3 मंथ तक। तो ड्यू डेट क्या आ जाएगा, 4 अप्रैल में 3 मंथ ऐड करेंगे, 4 अप्रैल में 3 मंथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 जुलाई 2012। उसमें 3 डेज ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 जुलाई 2012 अपना लीगल ड्यू डेट। ये था नॉमिनल ड्यू डेट, न्यू बिल का नॉमिनल ड्यू डेट, ये था लीगल ड्यू डेट 7 जुलाई 2012। तो जुलाई 7, अब कौन सा एंट्री आएगा, जुलाई 7। जुलाई 7 को जब ड्यू डेट आया, जुलाई 7 को जब नया बिल का ड्यू डेट आया तो ड्रॉई ने क्या कर दिया, नए बिल को ऑनर कर दिया। तो ड्रॉई ने कितना पेमेंट कर दिया, 10,125। तो इसके पास पेमेंट आने वाला है, इसके पास कैश/बैंक अकाउंट डेबिट टू पेमेंट आने वाला है। और क्या जाने वाला है, बिल जाने वाला है। कौन सा बिल जाना है, बिल्स रिसीवेबल जाने वाला है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना था, 10,125, 10,125, 10,125। बीइंग क्या होगा, बीइंग न्यू बिल ऑनर्ड, बीइंग न्यू बिल ऑनर्ड, बीइंग न्यू बिल ऑनर्ड। न्यू बिल क्या हो गया, ऑनर्ड। तीनों ने भाई साहब ने पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, राम को। किसके अगेंस्ट किया, बिल्स पेएबल के अगेंस्ट। तो बिल्स पेएबल इनके पास आने वाला है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश/बैंक इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि पेमेंट जा रहा है। कितना पेमेंट जा रहा है, 10,125, 10,125। हाउ मच, 10,125। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग न्यू बिल ऑनर्ड, बीइंग न्यू बिल ऑनर्ड, बीइंग न्यू बिल ऑनर्ड। तो ये था आपका रिन्यूअल, पार्ट पेमेंट एंड इंटरेस्ट, रिन्यूअल, पार्ट पेमेंट एंड इंटरेस्ट। तो टोटल कर लेते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं। 15 + 15 30, 30 + 15 हो जाएगा 25, सॉरी 45, 45, 45 + 5 हो गया 50, 50 + 20 हो गया 50 + 20 हो गया 70। तो 70,400 और 125 का 3 टाइम्स हुआ है। 3 टाइम्स मतलब 125, 125, 125, 15, 17 और इधर हो जाएगा 375, 375 + 400 हो जाएगा 775। तो एंट्री हो जाएगा 70,775, 70,775, 70,775। यहाँ पे एक एंट्री और एक्स्ट्रा 15,000 का तो हो जाएगा ये 85,000, 85,775, 85,775। Let's correct it. These two makes 30,000, these two makes 30,000, हो गया 60,000, प्लस 5,000 हो गया 65, प्लस 20,000 हो गया 85। तो 85,000, this 400, this 200 becomes 400, and this 3 times 125 becomes 375. This 375 plus 400 makes is 775. So this is 85,775, this is 70,775. तो ये आपका था बिल ऑफ एक्सचेंज का एक फुल फ्लेज सम। ऐसा सम आपको एग्जाम में आने का फुल प्रूफ चांस है। थैंक यू सो मच। और सबसे इम्पोर्टेंट, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और उनको भी बोलिए अपने दोस्तों को शेयर करें। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए या व्हाट्सअप करिए।